Hello students, welcome to all of you on your beautiful channel Wings of Mathematics. Yes, my name is आलोक दुबे और मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, फिर आप इस चैप्टर पे आइएगा। ये एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो वी आर गोइंग टू डील विद टुडे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे ये चैप्टर हर चैप्टर के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एरर एनालिसिस पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर देगा आपके माइंड में फिजिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट के बारे में। एक्चुअली मेजरमेंट क्या है या मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम लोग क्यों किसी चीज़ को मेजर करते हैं। तो किसी भी फिजिकल फिनोमिना के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के लिए मेजरमेंट एक इसेंशियल चीज़ है। बिना प्रॉपर डिस्क्रिप्शन किसी भी फिजिकल फिनोमिना का अगर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन करना है तो बिना मेजरमेंट के वो फिजिकल फिनोमिना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्या है नीड फॉर मेजरमेंट? सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि नीड फॉर मेजरमेंट। नीड फॉर मेजरमेंट। नाउ वी कैन से दैट for a proper description of a physical phenomena, the measurement of that phenomena should be essential, must be essential। क्या है, किसी भी फिजिकल फिनोमिना को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए मेजरमेंट इसेंशियल है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप गए जलेबी खरीदने गए, आप लोग पूछे कि हमको जलेबी दे दीजिए, वो क्या कहेगा, कितनी जलेबी दे। अगर आपने ये नहीं बताया कि कितनी देनी है तो वो कैसे आपको देगा, कितना दे देगा, जितना बनाया सारा दे देगा। तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको क्या जरूरत, उस क्वांटिटी के लिए हमको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम पता कर पाएंगे हमको कितनी जलेबी चाहिए होगी। तो आप कपड़ा खरीदने गए, आपने उसे बोल दिया हमको कपड़ा दे दीजिए, जब तक आप ये नहीं बताओगे कितना मीटर चाहिए आपको कपड़ा, तब तक वो कपड़ा कैसे देगा। तो दीज आर द रीजन्स वाई वी हैव टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के लिए मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये अच्छे से पता चल गया कि एक्चुअली मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब किसी भी क्वांटिटी को, अब क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी में हमें क्या पढ़नी है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है। तो नॉर्मली मेजरमेंट से रिलेटेड लॉर्ड कैल्विन की एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, इफ़ यू कैन मेजर what you are saying about in numbers, if you can measure what are you saying about in numbers, then we can say that you know something about that। अगर आप जो चीज़ कहना चाह रहे हो उसको नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो हम ये कह सकते हैं उस फिजिकल फिनोमिना के बारे में आपको कुछ पता है। एंड यू कैन नॉट मेजर, देन वी कैन से दैट द रिजल्ट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री। अगर आप उसको अच्छे से मेजर नहीं कर सकते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो ये रीज़न है हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं कि किस चीज़ को हम मेजर करते हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी
नॉर्मली इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, अ क्वांटिटी which is related to some physical phenomena and subjected to measurement. A quantity which is related to a physical phenomena and subjected to measurement is known as फिजिकल क्वांटिटी। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन कर दें, सिंपल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर दें, अ क्वांटिटी that can be measured एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है वो क्या कहलाती है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। समझ आई बात कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब क्या कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज़ है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा एग्जांपल दीजिए, क्या कहते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते या जिसको हम क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं। जैसे आपने कहा हम बहुत ही गुस्सा हैं, किसके ऊपर, किसी के ऊपर बहुत गुस्सा हो, तो कितना बताओ कि कितना गुस्सा हो। आप किसी से, आपको भूख लगी हुई है, आपको प्यास लगी हुई है, आपको नींद लग रही है, आप इसको कैसे मेजर करोगे। एक्चुअली एक क्वांटिटी तो है, आपने कहा हमको भूख लगी हुई है, ज़्यादा भूख लगी हुई है या कम भूख लगी हुई है, तो ये कह सकते हो, लेकिन इसको थोड़ी मेजर कर सकते हो। 1 kg भूख लगी हुई है, 2 kg भूख लगी हुई है, तो ये क्या है, एक क्वांटिटी तो है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग स्पेसिफिकली नहीं बता सकते हैं कि कितनी भूख लगी हुई है या कितनी प्यास लगी हुई है। तो जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर लेंगे उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर नहीं कर पाएंगे वो क्या होगी, आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स, जैसे आपने कहा 5 kg, ये क्या है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये क्या है, आपकी यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जिसमें हम उसको मेजर करेंगे। तो एक यूनिट को अगर आपको डिफाइन करना हो कि यूनिट क्या होती है, यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैसे यूनिट को डिफाइन करेंगे, a reference standard to measure a physical quantity is known as unit. A reference standard to measure a physical quantity is known as एक रेफरेंस स्टैंडर्ड जो एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका यूनिट कहलाता है। अब एक्चुअली यूनिट को देखते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है। क्या हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड बताया, तो क्या होगा वो रेफरेंस स्टैंडर्ड, जैसे आपको कोई चीज़ मेजर करना है, आपने कहा आपको मिल्क मेजर करना है, वाटर मेजर करना है, तो आपने ले लिया 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी या 1 गिलास मिल्क, 2 गिलास मिल्क, तो ये क्या एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। आपके घर की गिलास हो सकता है बड़ी हो, आपके घर की गिलास हो सकता है छोटी हो, हमारे घर की गिलास बड़ी हो, हर जगह की अगर कोई जो आपने रेफरेंस लिया हर जगह के लिए वो सेम है तब तो वो स्टैंडर्ड होगा, अगर सेम नहीं है तो वो स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब ये है कि आपने कुछ बोला, आपने सेंटीमीटर बोला, मिलीमीटर बोला, तो हर जगह वो सेम होगा, लीटर बोला, मिलीलीटर बोला, वो हर जगह सेम होगा। लेकिन आपने 1 गिलास बोला या क्योंकि हर जगह के गिलास तो सेम है नहीं, तो वो क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं होगा, तो हम उसको एज अ यूनिट नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो हमको एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चूज करना होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चूज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तब हमारी फिजिकल क्वांटिटी जाके मेजर होती है।
बात समझ में आई होगी आपको। फिजिकल क्वांटिटी क्या बताया हमने, अ क्वांटिटी रिलेटेड टू सम फिजिकल फिनोमिना एंड सब्जेक्टेड टू मेजरमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, और वी कैन से दैट अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और यूनिट क्या होती है, अ रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। अब देखेंगे क्या कहते हैं कि यूनिट को चूज करने के लिए क्या, या यूनिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि जो उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट चूज कर ले। तो इसको पहले थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक यूनिट को चूज करने के लिए। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो हमने क्या बताया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपने फिजिकल क्वांटिटी लिखी, ये क्या होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट, इसको नोट कर लीजिएगा। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी यूनिट की, आपको हम बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि साइज सुटेबल होनी चाहिए। जो यूनिट हम चूज कर रहे हैं उसकी साइज सुटेबल होनी चाहिए, वो प्रिसाइजली डिफाइंड होनी चाहिए। पहला, सुटेबल साइज होनी चाहिए, प्रिसाइजली डिफाइंड होनी चाहिए, और आसानी से वो रिप्रोड्यूसेबल हो, मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आसानी से उसको कन्वर्ट किया जा सके, और उसकी वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू पोजीशन के रेस्पेक्ट में या फिजिकल चेंज के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसकी वैल्यू हर जगह सेम होनी चाहिए, मतलब कि वेरी नहीं करनी चाहिए। तो किसी भी यूनिट को चूज करने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, द यूनिट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज and precisely defined and the unit should be reproducible, और उसकी जो वैल्यू हो वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में, मतलब जगह के रेस्पेक्ट में और फिजिकल कंडीशन के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो। तो ये चार क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी यूनिट को चूज करने के लिए। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया कि किसी भी यूनिट को चूज करने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स के बारे में, कितनी टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिर उससे रिलेटेड यूनिट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो जानते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, पहला तो हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा हो गया आपका डेराइव्ड क्वांटिटी। और तीसरा हो गया आपका इसी से रिलेटेड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीन तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को हमने कैटेगराइज कर लिया। अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या होती है डेराइव्ड क्वांटिटी, और क्या होता है आपका
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which कैन बी एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। जिन फिजिकल क्वांटिटीज को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस किया जा सकता है वो क्या कहलाएगा आपका? फंडामेंटल क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which कैन बी एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली देन इट इज सेड टू बी fundamental quantities. How many fundamental quantities are there? There are 7 fundamental quantities. 7 fundamental quantities है आपके SI सिस्टम में। SI सिस्टम अभी आपको आगे बताते हैं क्या है SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में आपको क्या कहते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़नी है। इसको देखिए हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और इसकी क्या हो गई फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया और फंडामेंटल यूनिट हो गया। हम डायरेक्ट सिंबल लिख देंगे, यूनिट आप समझ जाइएगा। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी? पहला है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है करंट, सिक्स्थ है करंट हो गया, सिक्स्थ है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या है आपका? लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज SI सिस्टम में बताई गई हैं। अब क्या कहते हैं फंडामेंटल, इनकी यूनिट्स क्या है? लेंथ की जो SI यूनिट है क्या है आपकी? मीटर। मास की SI यूनिट क्या है? किलोग्राम। टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकेंड। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है? केल्विन। करंट की SI यूनिट क्या है? एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या है? कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट क्या है? मोल। ठीक है, तो ये आपके क्या कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। नॉर्मली पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज फिर यूनिट को लिखा जाता है, फिर उसका सिंबल लिखा था, हमने केवल सिंबल लिख दिया है, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है ना? तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ये उसकी क्या है? यूनिट्स हैं। मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये उनकी यूनिट्स हैं। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नोट कर लिए ना? ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए अब दूसरा हमने क्या बताया था? पहले हम आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बता देते हैं। हाँ, पहले डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। क्या होती है डेराइव्ड क्वांटिटी? Those physical quantities which is expressed in terms of fundamental quantities
या दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से रिप्रेजेंट करी जाती है, एक्सप्रेस करी जाती हैं, वो क्या होती है? आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। जैसे कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज के नाम बताइए। कुछ डेराइव्ड क्वांटिटी जैसे हमने क्या ले लिया, डेराइव्ड क्वांटिटी में हमने आपको बता दिया स्पीड है। स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो स्पीड किससे बना? डिस्टेंस, लेंथ और टाइम से। ये क्या है? आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है। आपने फोर्स ले लिया, फोर्स इक्वल क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर। मास को हमने क्या ले लिया? केजी। ये क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है। फंडामेंटल क्वांटिटी की फंडामेंटल, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी क्या है? आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है। मोमेंटम आपने ले लिया, उसमें मास और वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी को फिर से हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये सारी क्या होंगी? आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, प्रेशर है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है। दीज आर द डेराइव्ड क्वांटिटी, नॉट फंडामेंटल क्वांटिटीज। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या हैं? नोट कर लिए इसको। आगे आपको बता देते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए। आपको फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरी बता देते हैं आपको, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ध्यान से देखिएगा इसको। कौन कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट है? पहला है आपका प्लेन एंगल और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। पहला आपका प्लेन एंगल है और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। अब ये दो क्या है? आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। हम प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन? प्लेन एंगल को जब हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने प्लेन एंगल को अच्छे से डिफाइन किया था। फिर भी यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है। अगर क्या कहते हैं, एक सर्कल है, सर्कल है तो सर्कल में आपने क्या ले लिया? एक छोटा सा आर्क ले लिया। मान लीजिए ये आर्क ले लिया आपने, तो ये आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये आर्क, इसको हमने क्या ले लिया? एस ले लिया। इसको हमने क्या ले लिया? आर ले लिया। तो ये जो आएगा आपका थीटा आएगा। तो इसको भी मिटा देते हैं, फिर आगे बताते हैं इसको। प्लेन एंगल को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है। प्लेन एंगल थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। The angle subtended by an arc of a circle at the center of circle is known as plane angle। किसी भी सर्कल का कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो आपका क्या होता है? प्लेन एंगल कहलाता है। प्लेन एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं और थीटा इक्वल टू क्या हो गया? हमारा आर्क अपॉन में रेडियस हो गया। थीटा हमारा आर्क अपॉन में रेडियस हो गया और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है, रेडियन। ठीक है। अब अगर 1 रेडियन को आपको डिफाइन करना तो 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करोगे? हमने 1 रेडियन को डिफाइन किया था। 1 रेडियन
चलिए आगे सबकी यूनिट डिफाइन करेंगे, एक एक करके डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पर भी हम रेडियन की भी यूनिट को, मतलब 1 रेडियन को भी डिफाइन कर देंगे। वैसे जान लीजिए क्या होता है, अगर आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ दोनों सेम हो तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे वो आपका क्या होगा, 1 रेडियन होगा। अगर आर्क की लेंथ रेडियस के सेम हो जाए तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो क्या होगा आपका, 1 रेडियन होगा। ठीक है, तो प्लेन एंगल आपको समझ में आया होगा। प्लेन एंगल को हमने आगे पहले आपको बता दिया है। अब आगे आपको सॉलिड एंगल के बारे में बता देते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको नोट कर लिया आप लोग ना, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आई, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज प्लेन एंगल। आगे बात समझ में, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है आपका, सॉलिड एंगल। दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, नॉर्मली कोई 3 डायमेंशनल शेप ले लीजिए, जैसे आप कोन ले लीजिए। कोन, कोन क्या होता है आप लोग पढ़ चुके हो 10th में। कोन क्या होता है, जैसे ये आपका कोन है, तो ये जो पार्ट यहाँ पे एंगल बनाता है, ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, ये पूरा ये, तो ये जो एंगल बनाएगा आपका, ये क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। जैसे हमने, आप एक स्फेयर ले लीजिए, एक स्फेयर आपने ले लिया, स्फेयर का कोई भी पार्ट, जैसे इतना पार्ट आपने ले लिया, स्फेयर का कोई भी पार्ट सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा आपका, सॉलिड एंगल कहलाएगा। बात समझ में आ रही ना, सॉलिड एंगल। ये कौन एंगल बना रहा है, या स्फेयर का कोई भी एरिया एलिमेंट स्फेयर के सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये आपका सॉलिड एंगल होता है। तो सॉलिड एंगल को अगर आपको डिफाइन करना हो स्फेयर के टर्म में, हम डिफाइन कर देते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एलिमेंट ऑफ अ स्फेयर एट द सेंटर ऑफ स्फेयर इज नोन एज सॉलिड एंगल। किसी भी स्फेयर का कोई भी एरिया एलिमेंट स्फेयर के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है वो क्या कहलाता है आपका, सॉलिड एंगल कहलाता है। सॉलिड एंगल को नॉर्मली ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, डब्ल्यू जैसा दिखता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ए अपान में आर स्क्वायर, ए अपान में आर। ये क्या है आपका एरिया है, ये क्या है आपका रेडियस का स्क्वायर है। एक बार फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एलिमेंट ऑफ अ स्फेयर एट द सेंटर ऑफ स्फेयर इज नोन एज सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, और ये क्या हो गया आपका, ओमेगा इक्वल्स टू ए अपान में आर स्क्वायर। अगर एंगल छोटा है काफ़ी तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका क्या कहते हैं, आपका हो गया ओमेगा या सॉलिड एंगल। फिर से एक बार बता देते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एलिमेंट ऑफ अ स्फेयर एट द सेंटर ऑफ स्फेयर इज नोन एज सॉलिड एंगल। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है ये होती है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो आपकी स्टेरेडियन होती है। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो आपकी रेडियन होती है। ठीक है, आपका हो गया ये स्टेरेडियन। अगर आपको 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करने के लिए आपको डी ए को डिफाइन कर, डी ए की वैल्यू अगर आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, या जो एरिया एलिमेंट है उसकी वैल्यू रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो जो एंगल सबटेंड होगा स्फीयर के सेंटर पर वो क्या होगा आपका, सॉलिड एंगल होगा, सॉरी 1 स्टेरेडियन होगा। समझ आई बात ना। जैसे इफ ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर देन ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ए अपॉन में ए कट गया आपका, क्या हो गया 1 स्टेरेडियन। आई बात समझ में, 1 स्टेरेडियन का मतलब। ठीक है, और अगर पूरा स्फेयर की बात की जाए, पूरा स्फेयर सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, पूरा स्फेयर सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो जो पूरा स्फेयर है वो सेंटर पर 4 पाई का एंगल बनाता है। कैसे दिखा देते हैं आपको,
ओमेगा इक्वल्स टू पूरी इसकी होल सरफेस एरिया क्या होती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, अपान में आप क्या कर दिए आर स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 4 पाई। तो स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर के सेंटर पर कितने स्टेरेडियन का एंगल बनाता है, 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल बनाता है। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्या कहते हैं प्लेन एंगल के बारे में और सॉलिड एंगल के बारे में। तो आज हमने आपको क्या क्या बता दिया, आज सबसे पहले हमने आपको बताया नीड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। तो मेजरमेंट की नीड हमने बता दिया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करने के लिए मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिर फिजिकल क्वांटिटी के बाद हमने यूनिट बताया, फिर यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए वो हमने आपको बताई। फिर हमने क्या बताया कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या हैं, क्या क्या टाइप्स थे, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने आपको बताई और उनसे रिलेटेड उनकी यूनिट्स को भी आज हमने बताया। तो कल हम आपको सिस्टम्स ऑफ यूनिट बताएंगे और क्या कहते हैं उसके बाद एक एक करके सारे की एसआई यूनिट्स को हम लोग क्या करेंगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना ही क्योंकि हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं, छोटे छोटे पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ते चलते हैं, आपके लिए भी आसानी होगी। तो इतना आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और जब भी वीडियो देखिएगा तो कॉपी लेके बैठिएगा, जो जो भी डेफिनेशन हमने बोली हैं उसको आप लिखिएगा, फिर आगे हम आपको बताते हैं कल। ओके, थैंक यू।